दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। जेसन एक मध्यम आयु के आदमी के साथ जल्दी से आया, जिसके हाथ में फर्स्ट एड किट था। जेरमी, मेरा डॉक्टर अभी पहुंचा है। क्यों न तुम उसे करिन की हालत देखने दो। उसने अभी उसे कहा। मैं उसका पति हूँ, लेकिन मैंने भी कभी उसे ऐसे नहीं बुलाया। जेरेमी ने ठंडे स्वर में कहा, इसकी जरूरत नहीं। फिर उसने करिन को बाहों में उठाया और जेसन के पास से सीधे निकल गया। जेसन जानता था कि अस्पताल जाना करिन बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए वह उन्हें मनाने के लिए पीछे आया, लेकिन तभी टॉमी मुड़ा और उसे रोक दिया। मिस्टर जेसन, उम्मीद है आप मिस्टर जेरेमी की पत्नी की चिंता ज्यादा नहीं करेंगे। मिस्टर जेरेमी ने मुझे एम्बुलेंस बुलाने को कहा था और वो बाहर इंतजार कर रही है। एम्बुलेंस। जेसन ने संकुचित आंखों से जेरेमी को देखा, जो करिन को उठाए जा रहा था। वह गहरी सोच में डूब गया और चुप रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटी करिन का चेहरा और भी बिगड़ गया था। उसका चेहरा दर्द से नहीं, बल्कि उलझन भरे जज्बातों से बिगड़ा था। वाह जी, शुक्रिया मिस्टर। शायद मैं न्यू कैपिटल सिटी की पहली औरत हूँ जिसे सिर्फ पीरियड्स आने पर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। जेरेमी उसके स्ट्रेचर के पास बैठा था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसे पैर मुड़कर बैठना पड़ रहा था और कभी कभी उसका सिर एम्बुलेंस की छत से टकरा जाता। जेरेमी, जो परिवार के सदस्य के रूप में एम्बुलेंस में बैठा था, ने करिन की ओर तिरछी नजर डाली। तुम इस पर नाराज तो नहीं हो सकती। इतनी उम्र हो गई और अब तक अपना साइकिल याद नहीं रख पाई। उसका लहजा ऐसा था मानो कोई बड़ों का आदमी बच्चे को लापरवाही पर डांट रहा हो। करिन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा फीका पड़ गया था और झुंझलाहट में बोली, बिल्कुल याद है। बस पता नहीं क्यों इस बार इतना जल्दी आ गया और अचानक इतना दर्द भी हो रहा है। मुझे पहले कभी पीरियड पेन नहीं हुआ। जेरेमी की आंखें सिकुड़ गईं। उसे, जैसे किसी भी आदमी को, महिलाओं के पीरियड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। करिन का चेहरा इतना पीला था जैसे कागज हो। दर्द साफ झलक रहा था। जेरेमी ने हाथ बढ़ाकर उसके पसीने भरे माथे को छुआ, फिर ऊपर जाकर उसके सिर पर थपथपाया। कम से कम तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो, क्योंकि तबीयत खराब होने पर तुमने मुझे मैसेज किया। इसके लिए तारीफ तो बनती है। उसका लहजा ऊपर से हावी करने वाला था, जैसे किसी बच्चे को शाबाशी दे रहा हो। करिन चौंक गई जब उसका बड़ा, गर्म और खुरदरा हाथ उसके सिर पर पड़ा। उसे थोड़ा अजीब सा लगा। तुम्हारी तारीफ किसे चाहिए? मैं तो बस 3 महीने के लिए तुम्हारी पत्नी का रोल निभा रही हूँ। अगर अपनी माँ की पेंटिंग्स का मामला न होता, तो वह जेसन की आर्ट एग्जीबिशन में जाती ही नहीं। और जैसे ही उसने तय किया कि जेसन के साथ जाना है, उसने सबसे पहले जेरेमी को टेक्स्ट भेजा ताकि उसे अपनी दिनचर्या बता सके। क्योंकि जेरेमी ने साफ कहा था कि वह ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिससे लोग गलतफहमी पालें। जेसन एक आदमी था और उसने साफ तौर पर उसमें दिलचस्पी दिखाई थी। इसलिए करिन ने रिपोर्ट करना जरूरी समझा। सनी की बात करें तो करिन ने शुरुआत से ही नोट किया था कि वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि अचानक उसे इतना दर्द होगा, और न ही यह कि सनी फ्रांसिन और पैमेला को उकसाएगा ताकि वे उसे चीटिंग में पकड़ सकें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एम्बुलेंस में बैठी 2 नर्सें चुपके से जेरेमी को देख रही थीं। देखो कितना हैंडसम है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहा है। सच में परफेक्ट, हॉट बॉयफ्रेंड। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पीरियड पेन में देखते ही तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। मेरा तो बस इतना कहता है कि गुनगुना पानी पी लो। मेरा तो ये कहने की भी जहमत नहीं उठाता। हाय, करिन ने जेरेमी की ओर उलझन में देखा। हॉट बॉयफ्रेंड, बल्कि हॉट पोर्ट्रेटो है ये। काश इनमें से कोई एक औरत इसे मुझसे। इमरजेंसी रूम में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने करिन के निचले पेट पर हल्का दबाव डाला। उससे पूछा कि क्या उसे कहीं दर्द महसूस हो रहा है,
और नर्स को कहा कि एक और डॉक्टर को बुलाकर उसकी नब्ज जांचने को कहे। बुलाए गए बुजुर्ग डॉक्टर ने करिन की जांच के बाद भौहें चढ़ाईं और पास खड़े जेरेमी से पूछा, क्या ये हाल ही में बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रही है? जेरेमी घर पर बहुत कम समय बिताता था, इसलिए उसे करिन के खाने पीने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तभी टॉमी आगे बढ़ा और बोला, सर, हाउसकीपर ने बताया था कि बूढ़ी मैडम हाल ही में मिस करिन के लिए तरह तरह के सूप बना रही थी और वही वो हर भोजन में खा रही थी। बूढ़ी मैडम ने तो मिस करिन को अपने पुराने 1000 साल पुराने हर्ब्स भी खिलाए थे। क्या शायद ये वजह हो सकती है? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी उम्र में इतनी सारी दवाइयाँ और हर्ब्स क्यों? तुम जवान और तंदुरुस्त हो, लेकिन इन सब का ज्यादा सेवन करने से शरीर गर्म हो जाता है, हार्मोनल गड़बड़ी होती है और पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। उसकी नाक से खून आना और पीरियड पेन होना इस बात का सबूत है कि उसका शरीर इन सप्लीमेंट से ज्यादा लोड हो चुका है। जेरेमी का चेहरा गहरा पड़ गया। तो अब इसका इलाज कैसे होगा? डॉक्टर ने नीचे झुककर एक पर्ची लिखी और कहा, आसान है, बस सप्लीमेंट्स लेना बंद कर दो। मैंने जो पेनकिलर्स लिखे हैं वो ले लेना। घर पहुंचकर भरपूर पानी पीना और सामान्य खाना खाना। टॉमी पर्ची लेकर दवा लाने चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। करिन अस्पताल के बेड से उठकर बैठ गई। उसने पैरों को फैलाया और नीचे रखे जूतों की ओर हाथ बढ़ाया। बड़ी मुश्किल से पैर अंदर डाला, फिर झुककर हाथ से जूते ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी वह सही से पहन नहीं पाए। जेरेमी ने आधी मुस्कान और तिरछी नजर से पूछा, मदद चाहिए दोस्त? करिन ने सिर उठाए बिना कहा, नहीं, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन उसकी जिद के बावजूद हाथों में ताकत ही नहीं थी। वो बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। तभी एक मजबूत मगर लंबी उंगलियों वाला हाथ बढ़ा, जिसने उसकी नाकाम कोशिश करती छोटी हथेली को हटाया, फिर उसके पैर को सहारा देकर जूते का मुंह ठीक किया और हल्के से एड़ी को उठाकर पैर को पूरी तरह अंदर कर दिया। फिर दूसरा जूता उठाया और वही किया। करिन ने हैरानी से ऊपर देखा और जेरेमी का सिर झुका पाया। ये अचानक इतना नर्म कैसे हो गया? कहीं इसे ज़मीर तो नहीं जाग गया जो मेरे जूते पहनाने झुक गया? उसी समय टॉमी दवाइयाँ लेकर लौटा और जेरेमी को किसी और को जूते पहनाते देखकर दंग रह गया। ये नज़ारा सचमुच चौंकाने वाला था। जेरेमी के हाथ मजबूत होने के बावजूद बेहद नरमी से काम कर रहे थे। उसने करिन के ठंडे पैरों को पकड़कर सावधानी से उसके जूते पहनाए। उसके पैर छोटे से हथेली जैसे थे। जेरेमी को लगा या तो उसके पैर बहुत छोटे हैं या फिर उसके हाथ बहुत बड़े। फिर उसका चेहरा सख्त हुआ और उसने सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने सारी जड़ी बूटियां बस इसलिए खा ली क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा था? क्या तुम हर बात पर हाँ करने वाली औरत हो? करिन ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन वो तो मेरे भले के लिए कर रही थीं। उन्होंने इतना मेहनत से सूप बनाया तो मैं मना कैसे करती? वैसे भी तुम तो कभी डिनर के लिए घर आते नहीं। अगर आते तो सूप हम दोनों बांट लेते और मुझे अकेले ही सब खत्म नहीं करना पड़ता। जेरेमी ने ऊपर देखा और आंखें थोड़ी सनकरी की। क्या तुम चाहती थी कि मैं हर रोज घर आकर तुम्हारे साथ डिनर करूं? करिन ने थोड़ा सोचा और फिर ईमानदारी से सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें घर आना चाहिए। मुझे अकेले ग्रैंडमा से निपटना आसान है। अगर तुम घर पर रहो तो मुझे तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी के साथ प्यार जताना पड़ेगा और ये सोचकर ही उल्टी आने लगती है। जेरेमी का चेहरा गहरा पड़ गया और उसने उसके पैर झटके से छोड़ दिए। खुद उठो और चलो। करिन चौंक गई। ये अचानक इतना गुस्से में क्यों आ गया? मैं तो बीमार हूँ अभी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। होल्डन फैमिली हाउस लौटने पर बूढ़ी औरत ने अपराधी नजरों से करिन की ओर देखा। ये सब मेरी गलती थी। मुझे लगा था कि सप्लीमेंट्स तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये तुम्हारे पीरियड्स पर इतना बुरा असर डालेंगे। करिन ने पलंग से टेक लगाते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया और उन्हें दिलासा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ग्रैंडमा। उसका चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया है और फिर भी कह रही है कि वो ठीक है।
पैमेला परेशान हो गई और अपने सबसे बड़े पोते को हल्का सा धक्का दिया। जाकर इसका पेट दबाओ, जेरेमी। मर्दों का शरीर और गर्म होता है, पेट दबाने से इसके पीरियड पेन में आराम मिलेगा। जेरेमी ने भौहें सिकोड़ लीं। करिन का पीला चेहरा और सख्त हो गया। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने पेनकिलर ले लिया है, ग्रांडमा। अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। बुजुर्ग औरत अब भी संतुष्ट नहीं हुई। यही तो वजह है। अब जब दर्द थोड़ा कम हो गया है, तो इसे और दबाना चाहिए ताकि दर्द पूरी तरह चला जाए। ग्रांडमा, करिन को समझ नहीं आया कि कैसे मना करे। उसने जेरेमी की ओर देखा, जैसे आंखों से मदद मांग रही हो कि वो कुछ कह दे। जेरेमी ने उसकी असहज हालत देखी, होठों पर हल्की मुस्कान लाए और बोला, चिंता मत करो, ग्रांडमा। मैं किसी को बोलकर इसके लिए हॉट वाटर बॉटल मंगवा देता हूँ, ताकि ये पेट पर रखकर गर्माहट ले सके। लेकिन ग्रांडमा अब भी संतुष्ट नहीं हुई। हॉट वाटर बॉटल पति के हाथ की मसाज जैसी थोड़ी होती है। शादीशुदा जोड़े को इनमें झिझक कैसी? जेरेमी और करिन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही बेहद अनमने लग रहे थे। पैमेला की तेज नज़र ने उनकी झिझक पकड़ ली। जेरेमी, करिन, तुम दोनों इतने औपचारिक क्यों हो? जरा भी घनिष्ठ नहीं लगते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने अब तक? करिन एक पल के लिए चौंकी, लेकिन तुरंत मुस्कुराई और जोर से बोली, किया है। हम कई बार कर चुके हैं, ग्रांडमा। जेरेमी ने आंखें थोड़ी सनकरी की, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आई जब उसने करिन को बकवास बोलते देखा। सही कह रही है, कई बार। बुजुर्ग औरत ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर शर्म किस बात की? पति पत्नी हो। जेरेमी, यूं खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इसका पेट दबाओ। उनकी तीखी नज़र के सामने जेरेमी मजबूर हो गया। वो करिन के पास आकर बैठ गया, झुकते हुए उसके कान में फुसफुसाया, सॉरी, और फिर अपना गर्म हाथ उसके निचले पेट पर रखकर हल्के हल्के दबाने लगा। पेट किसी भी इंसान या जानवर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। जैसे बिल्लियां और कुत्ते सिर्फ अपने सबसे भरोसेमंद साथी के सामने ही पेट दिखाकर लेटते हैं, वहीं वो अपनी कमजोरी जताने में सहज होते हैं। जेरेमी और करिन का रिश्ता अभी मुश्किल से जान पहचान से एक कदम आगे था, इसलिए करिन का शरीर तुरंत तनाव में आ गया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन उसने मुस्कान लाकर ग्रांडमा को दिखाने की कोशिश की। पैमेला ने कुछ देर ये दृश्य देखा और फिर पूछा, कैसा लग रहा है, करिन? अब ठीक है। करिन ने लाल होते गालों के साथ सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, बहुत बेहतर। पैमेला संतुष्ट होकर मुस्कुराई। देखो, तुम्हारे चेहरे पर रंग भी लौट आया। लगता है असर हुआ। थोड़ी देर और दबाओ, और आज रात यहीं रहो। इसे अकेला मत छोड़ना। जेरेमी आधी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, ग्रांडमा, मैं रहूंगा। पैमेला ने कुछ और हिदायतें दी और बाहर चली गईं। जैसे ही वो गईं, करिन ने राहत की सांस ली। जेरेमी का गर्म स्पर्श उसके पेट पर अब भी था और उसका चेहरा और लाल हो गया। अब दबाने की जरूरत नहीं है। वो चली गईं। जेरेमी ने हाथ हटाया नहीं, बल्कि हल्की भान उठाए और बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें आराम मिल रहा हो। करिन झेप गई। नहीं चाहिए, धन्यवाद। जेरेमी ने आंखें सनकरी की। क्यों नहीं? क्या तुम शर्मिंदा हो? करिन ने भौहें चढ़ाकर उसके चेहरे की ओर घूरा और गुस्से में बोली, अहम नहीं हूँ। जेरेमी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, फिर ग्रांडमा के सामने इतनी जोर से क्यों बोला कि हम कई बार कर चुके हैं? करिन शर्म से गायब सी हो गई। मिस्टर जेरेमी मुस्कुराते हुए और चौड़े हो गए जब उन्होंने करिन को शर्म से घबराते देखा। मेरी दोस्त, एक अच्छी पत्नी बनने की कुंजी है अपने पति को उसके नाम से बुलाना सीखना। क्या तुम्हें लगता है कि पत्नी का अपने पति को हमेशा मिस्टर कहना ठीक है? तुम्हें नाम से बुलाऊं? करिन ने उसके सुझाव पर सोचा और चेहरे पर घिन का भाव लाकर बोली, उफ, छोड़ो। अगर मैंने ऐसा किया तो शायद मुझे पूरे शरीर में सिहरन हो जाएगी। दुनिया में बहुत ही गिने चुने लोग थे जिन्हें जेरेमी को उसके नाम से पुकारने की इजाज़त थी, फिर भी करिन ऐसा करने को तैयार नहीं थी।
जेरेमी का चेहरा गहरा हो गया और उसने उसके पेट पर थोड़ी ज्यादा दबाव डाल दिया। उस दबाव से करिन को असहजता हुई। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, इतना जोर से मत, दर्द हो रहा है। उसकी आवाज पीरियड्स के दर्द से पहले ही कमजोर थी, और इतना जोर से मत कहना उस बड़े कमरे में जहां सिर्फ दोनों मौजूद थे, कुछ ज्यादा ही अस्पष्ट और मोहक लग रहा था। दोनों एक पल के लिए चौंक गए। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद जेरेमी मुस्कुराया। तो तुम्हें कितनी नरमी चाहिए? उसने तुरंत अपनी ताकत कम की और पंख जैसी हल्की छुअन से उसका पेट सहलाने लगा। करिन को गुदगुदी सी हुई और उसे पूरा यकीन हो गया कि वो जानबूझकर उसे छेड़ रहा है। उसका चेहरा बिगड़ गया और वो गुस्से से बोली, TCH, मुझे तुम्हारी नरमी हवा जैसी चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपने गंदे पंजे मुझसे दूर रखो और जितना दूर हो सकते हो उतना दूर रहो। गंदे पंजे। जेरेमी ने भौहें उठाईं। करिन ने तुरंत अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धक्का दिया और रक्षात्मक लहजे में बोली, मैं नर्वस नहीं हूँ, बस गर्मी लग रही है। गर्मी, इस शब्द ने पहले से ही भरे माहौल को और भी पेचीदा बना दिया। वह पहले से ही असहज महसूस कर रही थी, और जेरेमी की छेड़छाड़ से उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने बेचैनी में अपने भरे भरे छोटे होंठ दबाए और नजरें झुका लीं। उसकी लाल आंखें हल्की सी भीगी हुई लग रही थीं, जैसे वह कभी भी रो पड़ेंगी। वह आमतौर पर तेज तर्रार और जिद्दी करिन का एक दुर्लभ मासूम पल था। जेरेमी ने अपनी आकर्षक आंखें सिकोड़ ली। उसका गला अचानक सूखा महसूस हुआ और एडम्स एप्पल हिला। छोड़ो, अब इसे और परेशान नहीं करूंगा, उसने सोचा। उसने हाथ पीछे खींच लिया और बेडसाइड टेबल पर रखे गर्म पानी का कप उसे पकड़ाते हुए कहा, गरम है, अभी पी लो। करिन ने कप लिया और बोली, थैंक यू। जेरेमी उठकर बाथरूम चला गया। करिन ने राहत की सांस ली। यह आज कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। होल्डन्स के मैंशन में फ्रांसीन अपनी छोटी पिंक कार में बैठी थी और दिन भर की घटनाओं को याद करके और भी गुस्से में आ गई। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पटके। करिन को रंगे हाथ पकड़ने में असफल होने की वजह से दादी ने उसे जोर से डांटा था। उसका मूड बिगड़ गया था और उसने बाहर निकलकर गाड़ी चलाकर मन हल्का करने का सोचा। उस वक्त वह घर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने आंगन में अपने बड़े भाई की कार देख ली थी। उसे डर था कि वह भी उसे डांटेगा। उसकी नज़र में करिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत थी। जब से करिन ने जेरेमी से शादी की थी, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसकी दादी, जो हमेशा उस पर जान छिड़कती थी, धीरे धीरे उससे नाराज होने लगी और उसे कहा कि करिन से सीखो। उससे क्या सीखना है? क्या दादी चाहती हैं कि मैं भी उसकी तरह गरीब बनूं? फ्रांसीन चिड़चिड़ाई हुई थी जब अचानक उसने उनके घर के दरवाजे पर एक छोटे और मोटे आदमी को चुपके चुपके घूमते हुए देखा। ये कौन हो सकता है? वह कार से उतरी, कुछ देर उस आदमी को गौर से देखा और फिर उसके पास जाकर बोली, तुम कौन हो? हमारे घर के सामने क्या? चौंके हुए रिचर्ड ने घबराकर और हकलाते हुए सफाई दी, यह मिस्टर जेरेमी का घर है ना? मैं उनकी पत्नी से मिलने आया हूँ। उनकी पत्नी? क्या इसका मतलब करिन से है? करिन का नाम सुनते ही फ्रांसीन चिढ़ गई। उसने रिचर्ड को घृणा भरी नजरों से देखा और पूछा, तुम्हें उससे क्या काम है? रिचर्ड ने फ्रांसीन को देखा और नोटिस किया कि वह सिर से पांव तक लिमिटेड एडिशन लग्जरी ब्रांड्स में लिपटी हुई है। उसने अंदाजा लगाया और पूछा, मिस, क्या आपने अभी कहा कि यह आपका घर है? तो क्या आप मिस्टर जेरेमी की पत्नी हैं? फ्रांसीन ने भौहें सिकोड़ ली और समझ गई कि उसे असल में ये पता ही नहीं है कि उसके भाई की पत्नी कौन है और कैसी दिखती है। उसने इस गलतफहमी को सही नहीं किया और उल्टे पूछ लिया, तो अगर मैं हूँ तो बताओ, तुम मिसेस से क्यों मिलना चाहते हो? रिचर्ड को लगा कि उसे वही मिल गई जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसने तुरंत खुशामदी मुस्कान दी। मिसेस होल्डन, मुझे लगता है कि आप मिस्टर जेरेमी के अफेयर के बारे में जानने में दिलचस्पी रखेंगी। क्या आपके पास मुझसे बात करने का समय है? मेरे भाई का अफेयर?
फ्रांसीन उलझन और जिज्ञासा से भर गई। कुछ देर सोचकर उसने हामी भरी। ठीक है, कहीं और चलकर बात करते हैं। मैं गाड़ी लेकर चलती हूँ, तुम पीछे पीछे आना। रिचर्ड अपनी कार में बैठा और फ्रांसीन की पिंक स्पोर्ट्स कार के पीछे पीछे एक डेजर्ट शॉप तक गया। अंदर बैठने के बाद रिचर्ड ने कुछ तस्वीरें मेज पर रखीं और फ्रांसीन की तरफ बढ़ा दी। तस्वीरों में जेरेमी और करिन एक साथ दिखाई दे रहे थे। फ्रांसीन को उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं हुई। ये तस्वीरें मुझे क्यों दिखा रहे हो? फ्रांसीन की ठंडी प्रतिक्रिया देखकर रिचर्ड हैरान रह गया। मिसेस होल्डन, उसका नाम करिन कारफ है और वह आपके पति की प्रेमिका है। उसकी यह बात सुनकर फ्रांसीन सन रह गई। लव, उसने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। रिचर्ड ने फिर कहा, ये औरत अपनी जवानी और खूबसूरती से मिस्टर जेरेमी को फंसा रही है। यह आपके और आपके पति के रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसे हटाने में, लेकिन उसके बदले आपसे एक छोटा सा काम चाहूँगा। करिन से बदला लेने के बारे में फ्रांसीन पहले से ही सोच रही थी, तो उसकी रुचि तुरंत जाग उठी। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या काम चाहिए? रिचर्ड मुस्कुराया। ज्यादा गंभीर कुछ नहीं, मिसेस होल्डन। रिचर्ड की मंशा सुनने के बाद फ्रांसीन को लगा कि यह मसला आसानी से सुलझ सकता है। ठीक है, अगर तुम इस करिन BTCH को रास्ते से हटा दो और यह पक्का कर दो कि मेरा मेरा हस्बैंड उससे नफरत करने लगे, तो मैं वादा करती हूँ कि वह अल्फा एंटरप्राइजेस के नए प्रोजेक्ट में निवेश करेगा, जैसा तुमने कहा। शर्तें तय होते ही रिचर्ड खुशी से झूम उठा और बोला, आपसे तालमेल बैठाना बहुत आसान है, मिसेस होल्डन। बहुत जल्द आपको मेरी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बस एक हफ्ते में मैं मिस्टर जेरेमी को करिन से नफरत करवाऊंगा। रिचर्ड के जाने के बाद फ्रांसीन डेजर्ट शॉप में कुछ देर बैठी और अपने ड्रिंक की चुस्कियां लेते हुए चेहरे पर उम्मीद का भाव लिए सोची। ओह करिन, इस बार देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह जेरेमी नाश्ते के लिए घर पर ही रहा, जो कि वह आमतौर पर नहीं करता था। डाइनिंग टेबल पर करिन पर खूब ध्यान और देखभाल बरसाई जा रही थी। पैमेला को डर था कि उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और वह ज्यादा ताकत नहीं लगा सकती, इसलिए उसने जेरेमी से कहा कि वह करिन को खाना खिलाए। करिन ने साफ मना कर दिया, लेकिन बूढ़ी महिला ने जिद पकड़ ली। करिन मन ही मन सोच रही थी कि इतना ठंडा और घमंडी इंसान कभी भी खुद को इतना झुकाकर उसे खाना नहीं खिलाएगा, मगर तभी जेरेमी अनपेक्षित रूप से मुस्कुराया और उसका ऑमलेट छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक एक करके उसे खिलाने लगा। ये सब करिन को बेहद शर्मनाक और बेतुका लग रहा था, लेकिन पैमेला के सामने उसे मजबूरी में मुस्कुराते हुए खाना पड़ा। अचानक एक फोन कॉल ने उसे उस अजीब स्थिति से बचा लिया। उसे आखिरकार वहां से निकलने का बहाना मिल गया, तो वह जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाकर कॉल रिसीव करने लगी। कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैपिटल सिटी का। काफी समय बाद मिलने पर डीन ने करिन से औपचारिक बातें की और फिर सीधे मुद्दे पर आए। अगले सोमवार तुम्हारे बैच का ग्रेजुएशन सेरेमनी है, करिन। स्कूल की विशेष ग्रेजुएट्स में से एक होने के नाते तुम्हें अपने माता पिता को साथ लाना चाहिए। स्कूल चाहता है कि तुम और तुम्हारे माता पिता मंच पर आकर अपनी सफलता की यात्रा साझा करो। करिन ने विनम्रता से मना किया। माफ कीजिए, मेरे माता पिता नहीं हैं। बकवास। यह क्या मतलब कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? तुम्हारी फाइल में साफ लिखा है कि तुम्हारे पिता और सौतेली माँ दोनों जीवित हैं। सर, मैं तभी फोन के उस पार किसी ने प्रिंसिपल को पुकारा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और जल्दबाजी में करिन से कहा, सोमवार को अपने माता पिता को जरूर साथ लाना और थोड़ा जल्दी आना। इसके बाद प्रिंसिपल ने फोन काट दिया। करिन खींच गई। उसके माता पिता तो थे, लेकिन उसकी जिंदगी में उनकी गैर मौजूदगी का मतलब वही था जैसे वह है ही नहीं। मावन ने उसे सिर्फ बुनियादी ज़रूरतें पूरी करके पाला, लेकिन कभी किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं गए। और उसकी सौतेली माँ लिलियना तो उसके साथ कहीं जाने का सवाल ही नहीं था। फिर भी डीन हमेशा से उस पर गर्व करता था और वो प्रिंसिपल को निराश नहीं करना चाहती थी।
थोड़ी देर सोचने के बाद करिन ने मावन को कॉल किया। डैड, अगले सोमवार आपको समय है। मावन, लिलियना और शर्लिन के साथ मज़े से नाश्ता कर रहे थे, तभी उन्होंने फ़ोन उठाया। अगला सोमवार, उसी दिन तुम्हारी बहन का नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी है। उसका लाइव प्रसारण भी होगा। लिलियना और मुझे अच्छे से तैयार होना है और वहां जाकर उसका सपोर्ट करना है। करिन ने भौहें उठाईं। शर्लिन नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। लगता है पिछली निगेटिविटी ने उसके करियर को कुछ खास प्रभावित नहीं किया। मावन खुशी से मुस्कुराए। हाँ, उस दिन ट्रेंडिंग सर्च वाली खबर तो एक गलतफहमी थी। वीडियो में जो लड़की बूढ़े आदमी के साथ वाइन पी रही थी, वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि कोई छोटी मोटी सेलिब्रिटी थी जिसने सर्जरी करा के शर्लिन जैसा चेहरा बनवाया था। वो बस एक स्मीयर कैंपेन था। शुक्र है, लिलियना ने सच सामने लाने का तरीका ढूंढ लिया और न्यूज़ क्लियर करके तुम्हारी बहन का नाम बचा लिया। और उसी खबर की वजह से एक बड़ी एजेंसी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी कर लिया। करिन हल्के व्यंग्य से मुस्कुराई। लिलियना वाकई चमत्कार कर देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो शर्लिन की गलतियों को इतनी सफाई से धो सकती है। मावन को तभी करिन का सवाल याद आया। तुमने अभी पूछा था कि मुझे सोमवार को समय है न? क्यों? करिन ने कुछ पल डीन की बात सोची और फिर कहा, सोमवार को मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी है। यूनिवर्सिटी चाहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ आऊं, तो मैं पूछना चाहती थी कि आप। मावन ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोक दिया। करिन, तुम्हारी पढ़ाई हमेशा से मुझे संतोष देती रही है, तो मेरे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरकार वो उसके भविष्य के करियर से जुड़ी है। करिन को पहले से ही यही उम्मीद थी। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। मैं समझ गई। बाय, डैड। जैसे ही उसने फोन काटा, शर्लिन ने लगातार कई मैसेज भेजे। पहला मैसेज, ये क्या था? क्या तुमने डैड से कहा कि वे तुम्हारे ग्रेजुएशन सेरेमनी में चलें? फिर दूसरा, लेकिन अफसोस तुम्हारे लिए, मैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बेटी हूँ। तुम्हारे अच्छे रिजल्ट्स का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि डैड को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। आखिर में शर्लिन ने लिखा, वैसे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं होल्डन मीडिया के साथ साइन करने वाली हूँ। होल्डन मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म और टीवी मीडिया कंपनी है। उनकी सब्सिडियरीज सब इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं और जल्द ही मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगी। डैड ने कहा कि उन्हें मुझ पर बहुत गर्व है और उन्होंने मुझे ढेरों गिफ्ट्स भी दिए मुझे खुश करने के लिए। फिर शर्लिन ने कई नए डिज़ाइनर बाइग्स की तस्वीरें भी भेजीं। करिन ने हल्की हंसी के साथ छोटा सा जवाब भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शर्लिन को लगा कि उसकी बातों का करिन पर कोई असर नहीं हुआ। जब उसे जलन या ईर्ष्या का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसने फिर मैसेज भेजा, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम हमेशा एक इलेजिटिमेट चाइल्ड रहोगी, जिसे हर कोई ठुकराएगा। मेरे जैसा बनने का सपना मत देखना, तुम उसकी लायक नहीं हो। करिन ने शर्लिन की शेखी और तानों को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी बड़ी चिंता ये थी कि वह डीन को कैसे समझाए कि उसके माता पिता सोमवार को उसके साथ नहीं आएंगे। तभी दरवाज़ा खुला और जेरेमी अंदर आए। उन्होंने अलमारी से एक सूट जैकेट निकाली। इधर आओ, उन्होंने आदेश दिया। करिन ने उनकी हुक्म देने वाली आवाज़ सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। और क्यों आऊं? जेरेमी ने जवाब दिया, मेरी टाई बांध दो। करिन अवाक रह गई। अगर उसने कर्तव्यनिष्ठ पत्नी का नाटक निभाने का वादा न किया होता, तो वह कभी उन्हें ये सेवा देने के लिए तैयार नहीं होती। वह उठी, उनके पास गई और एक खूबसूरत पैटर्न वाली टाई चुनी। वह जेरेमी की लंबाई की वजह से मुश्किल से पंजों पर खड़ी होकर टाई उनके गले में डाल पाई। कद का इतना अंतर होने के कारण उसके हाथ थोड़े अटपटे और असहज लग रहे थे। जेरेमी आधी मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाते हुए घूर रहा था। जब करिन ने आखिरकार उसकी टाई की गांठ बांध ली, तो उसने ऊपर देखा और अचानक कुछ याद आया। उसने पूछा, क्या आप अगले सोमवार फ्री हैं? नहीं, आदमी ने लगभग उदासीनता से तुरंत जवाब दिया।
करिन ने होंठ भींच लिए और आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते उसने जानबूझकर उसकी टाई को टेढ़ा खींच दिया। जेरेमी ने नजरें झुकाकर अपनी टाई सीधी की। सोमवार को क्या है? कुछ खास? करिन ने उसकी तरफ देखा। सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में अपने साथ ले जाने का विचार ठीक नहीं था। भले ही उसके पास समय हो, लेकिन वह वहां किस रूप में जाएगा? उसकी जैसी मशहूर शख्सियत को वहां देखना सबका ध्यान खींच लेगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसने वह विचार छोड़ दिया। जेरेमी ने और कुछ नहीं पूछा। वो उसके पास आया और उसका ठुड्डी उठाते हुए अहंकारी अंदाज में बोला, अब भी पेट दर्द कर रहा है। करिन ने उसे घूर कर कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मिस्टर। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, याद रखना, मेरे घर में मरना मत, जेरेमी ने सपाट स्वर में कहा। फिर उसने उसकी ठुड्डी छोड़ दी, सूट जैकेट को हाथ में डाला और बाहर निकल गया। करिन ने उसकी ऊंची कद काठी वाली परछाई की ओर मुट्ठी लहराई। ये आदमी तो पिटाई के लायक है। जेरेमी के बाद पैमेला का ख्याल आया। करिन जानती थी कि बूढ़ी महिला उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में साथ जाने के लिए तुरंत मान जाएगी, लेकिन पैमेला उम्रदराज थी और समारोह लंबा और थकाऊ होने वाला था। करिन को लगा कि उसे तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। छोड़ो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। सोमवार जल्द ही आ गया। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में डीन मंच पर खड़े होकर अपना उद्घाटन भाषण दे रहे थे। हर विभाग से एक टॉप स्टूडेंट चुना गया था और वे सभी अपने अपने माता पिता के साथ गर्व से खड़े थे। लेकिन करिन उस पंक्ति में अकेली खड़ी थी और थोड़ी अजीब लग रही थी। ऑडिटोरियम के ऊपर स्थित अकादमिक अफेयर्स विभाग में डायरेक्टर ने भौहें सिकोड़ ली। मिस्टर जेरेमी, आपकी बहन 7वीं बार फेल हुई है। अगर ये चलता रहा तो उसका ग्रेजुएशन मुश्किल हो सकता है। फ्रांसीन के परिवार को बुलाया गया था क्योंकि उसने पढ़ाई में खराब प्रदर्शन किया था। जेरेमी सोफे पर बैठा था और माथे पर हाथ रख लिया। उसे अब अपनी बहन की परवाह नहीं रही, क्योंकि वह अब किसी मदद से भी बाहर थी। उसने यूं ही नीचे नजर डाली और मंच पर खड़ी करिन को देखा। नीचे क्या हो रहा है? उसने पूछा। अकादमिक अफेयर्स डायरेक्टर पास आया और नीचे देखा। ओह, सीनियर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी। मंच पर खड़े वे छात्र हर विभाग के टॉप स्टूडेंट हैं। वे अपने माता पिता के साथ आए हैं और ग्रेजुएशन स्पीच दे रहे हैं। फिर उसने गौर किया कि करिन अकेली खड़ी थी। करिन अकेली क्यों खड़ी है? वह नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की टॉप स्टूडेंट है और डीन उसे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उसके माता पिता उसके साथ क्यों नहीं हैं? जेरेमी ने आंखें सिकोड़ी। उसे याद आया कि उसने उससे पूछा था कि क्या वह सोमवार को फ्री है। क्या वह ग्रेजुएशन सेरेमनी की वजह से था? अकादमिक अफेयर्स डायरेक्टर ने फिर आह भरी। हाय, यकीन नहीं होता कि इतना बेहतरीन बच्चा है और उसके परिवार वाले उसकी कद्र भी नहीं करते। जेरेमी ने भौहें उठाई और होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। क्या पति भी परिवार कहलाता है? अकादमिक अफेयर्स डायरेक्टर। समारोह के मंच पर अवांका पॉपलन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैपिटल सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट थी, अपने पिता के साथ खड़ी होकर ग्रेजुएशन स्पीच दे रही थी। पिता और बेटी दोनों की आंखें नम थीं और वे बीते 4 साल की यूनिवर्सिटी लाइफ को याद कर भावुक हो रहे थे। वाह, अवांका के पापा कितने हैंडसम हैं और इतने जवान भी। अवांका कैंपस की सबसे खूबसूरत स्टूडेंट है, तो साफ है कि उसने अपने माता पिता के अच्छे जीन्स विरासत में पाए हैं। अरे, अवांका के पापा ने कहा कि वो स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट को 3 पियानो डोनेट करेंगे। कितने अमीर हैं ये लोग। सच में, मुझे अवांका की लाइफ से बहुत जलन होती है। उसे इतना शानदार फैमिली बैकग्राउंड मिला है, उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं और वो खुद भी सुंदर और होशियार है। अवांका ने अपने पिता के साथ स्पीच पूरी की और मंच से उतरते हुए साथियों की तारीफ और जलन भरी बातें सुनकर गर्व महसूस किया। बैकस्टेज उसने देखा कि करिन चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते हुए कोने में बैठी थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार जो आखिरी में मंच पर जाता है, वही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
अवांका इस व्यवस्था से बेहद असंतुष्ट थी, लेकिन जब उसने सुना कि यह डीन का निर्णय है, तो उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। कुछ सोचकर अवांका करिन के पास गई और सीधा सवाल किया, क्या तुम आज अकेली ही आई हो? करिन ने सिर हिलाया। हाँ, अवांका ने हमदर्दी का दिखावा करते हुए कहा, मैंने अपने क्लासमेट से सुना है कि तुम एक इलिजिटिमेट डॉटर हो जिसे तुम्हारे परिवार ने गांव में छोड़ दिया था, और तुम तो बस अपनी मेहनत और लगन के बल पर सिटी की यूनिवर्सिटी तक पहुंची। इतनी कम उम्र में छोड़े जाने पर तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा होगा। सोचकर ही बुरा लगता है। शायद इसी वजह से तुम इतनी हार्डवर्किंग हो, करिन। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी कभी देखभाल नहीं की, इसलिए तुम्हें खुद पर ही निर्भर रहना पड़ा। अच्छा है कि मुझे तुम्हारी तरह इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और जो भी मांगती हूँ वो मुझे देते हैं। करिन मुस्कुराई। सच? क्या तुम ग्रेजुएशन के बाद भी उन पर ही निर्भर रहने वाली हो? अवांका का गला एकदम भर आया और उसने नाराज होकर भौहें सिकोड़ ली। मैं तो बस तुम्हारी चिंता जता रही थी, करिन। मेरा कोई बुरा मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें तो हमेशा कड़वा जवाब देना होता है। मेरे पापा सही कहते थे, गरीब लोग हमेशा नफरत के लायक ही होते हैं। फ्रंट पर खड़े एमसी ने जब करिन का नाम पुकारा, तो उसने अवांका की बातों को नज़रअंदाज किया और मंच की ओर बढ़ गई। करिन ने सबसे पहले अपने एल्मा माटर और फिर अपने लेक्चरर्स का धन्यवाद किया। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी में बिताए पलों को याद किया और अंत में अपनी ग्रोथ का सारांश प्रस्तुत किया। बिना मेकअप के भी उसका व्यक्तित्व शांत और आत्मविश्वास से भरा था। उसका स्पीच मज़ेदार ह्यूमर से भरपूर था, जिसने उसे और भी आकर्षक बना दिया। श्रोताओं में बैठे लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स हंसी से लुटपुट हो गए, लेकिन उनकी आंखें भी नम हो गईं। ये पहले दिए गए ग्रेजुएशन स्पीच से बिल्कुल अलग था, जो केवल दिखावे की भावुकता से भरे होते थे। भीड़ में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हुई। यही उम्मीद थी टॉप स्टूडेंट करिन से। उसका ग्रेजुएशन स्पीच सच में दिल छू लेने वाला था। सही कहा, करिन का बैकग्राउंड अवांका जैसा नहीं है, लेकिन वह फिर भी एक स्टार स्टूडेंट है। और सच कहूं तो करिन तो स्टार स्टूडेंट का असली उदाहरण है, क्योंकि वह मैथ डिपार्टमेंट से है। और वो तो अवांका से कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। खूबसूरत और होशियार होने के बावजूद वो एक इलेजिटिमेट डॉटर ही है। क्या तुम्हें पता नहीं, आज वो अकेली आई है क्योंकि उसके माता पिता उसकी ग्रेजुएशन अटेंड करने भी नहीं आए। मैंने सुना है कि वो तो अपने पिता के अफेयर से पैदा हुई है। जैसा बाप वैसी बेटी। मुझे यकीन है कि वह निजी तौर पर भी उतनी अच्छी इंसान नहीं है। तभी अवांका, जो स्टूडेंट्स के साथ वापस बैठ चुकी थी, ने अपने बगल वाले का हाथ पकड़कर बनावटी हमदर्दी जताई। अरे, ऐसा मत कहो, करिन की जिंदगी तो पहले ही कितनी दुख भरी है। अगर उसने कुछ गलत किया भी होगा, तो वह तो बस जीने के लिए मजबूरी रही होगी। चेहरे पर सहानुभूति का भाव था, लेकिन दिल में वह खुशी से झूम रही थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले तक अवांका हर जगह सबकी नज़र का केंद्र हुआ करती थी। लेकिन करिन के उसी यूनिवर्सिटी में आने के बाद और नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जाम में टॉप करने के कारण वह उसकी छाया में दब गई थी। आखिरकार अवांका ने दो बातें खोज ली, जिनमें करिन कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, परिवार और बैकग्राउंड। ये दो चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें करिन कभी बदल नहीं सकती थी। करिन का ग्रेजुएशन स्पीच अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि ऑडिटोरियम अचानक अजीब सी खामोशी में डूब गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सब फिर से फुसफुसाने लगे। देखो, अभी जो मंच पर चढ़ा है, कितना हैंडसम है। हे भगवान, ये कौन है? मैंने अपनी जिंदगी में इतना हैंडसम इंसान कभी नहीं देखा। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक जबरदस्त दबदबा भी है। मुझे यकीन है कि वही स्कूल का रहस्यमय गेस्ट है। जैसे ही करिन अपनी स्पीच के अंतिम हिस्से पर पहुंची, उसने महसूस किया कि दर्शकों की प्रतिक्रिया अजीब है। ऐसा लग रहा था मानो सब उसकी पीठ के पीछे कुछ देख रहे हों। उसने पलटकर देखा और चौंक गई। वो यहाँ क्यों आया है?
जेरेमी की गंभीर नज़र उस पर एक पल ठहरी और फिर वो सीधे आगे बढ़ा। उसका लंबा कद करिन के बगल में खड़ा हुआ और उसने माइक्रोफोन उठाकर अपने होठों तक लाया। उसकी गहरी और आकर्षक आवाज़ पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठी। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ करिन के परिवार की ओर से आया हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैपिटल सिटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने करिन का इतना ख्याल रखा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं बात को छोटा रखूँगा। मैं विश्वविद्यालय को करिन के नाम पर एक लैबोरेटरी बिल्डिंग दान कर रहा हूँ, ताकि उसके लिए जो कुछ भी किया गया है, उसके लिए आभार व्यक्त कर सकूँ। करिन हक्का बक्का रह गई। क्या वो पागल हो गया है? पूरा ऑडिटोरियम हलचल से भर गया। यूनिवर्सिटी का टॉप मैनेजमेंट भी दंग रह गया। अचानक एक बिल्डिंग दान कर देना किसी ने सोचा भी नहीं था। वाह, अगर तुम हैंडसम हो तो तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सीधा एक बिल्डिंग दान कर दो। ये अब तक का सबसे डैशिंग आदमी है जिसे मैंने देखा है। और बिल्डिंग दान करते समय उसकी आंख भी नहीं झपकी। कोई जानता है ये करिन का कौन है? उसने कहा कि वो उसका फैमिली है। तो क्या ये उसका भाई है? लेकिन इनकी शक्ल तो मिलती भी नहीं। ये इतना जवान है, तो इसका बाप तो नहीं हो सकता, सही है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैपिटल सिटी के डीन खुद स्टेज पर आए और उत्साह से बोले, प्रिय छात्रों, आओ हम करिन और उसके परिवार का इस उदार दान के लिए आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। अवांका का चेहरा बिगड़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। एक बार फिर करिन ने उसका स्पॉटलाइट छीन लिया। उसके पिता द्वारा डोनेट किए जाने वाले 3 पियानो अब फीके लग रहे थे। धत तेरे की, करिन तो एक इलेजिटिमेट डॉटर होनी चाहिए थी, जिसे कोई पूछता भी नहीं। ये अमीर और हैंडसम आदमी कौन है जो उसके साथ मंच पर आ गया? उसी वक्त फ्रेशमैन क्लास में छोटे ब्रेक के दौरान एक छात्रा हड़बड़ाकर अंदर आए और बोली, फ्रांसीन, बड़ी खबर है। मैंने सुना है तुम्हारे भाई ने स्कूल को एक बिल्डिंग दान कर दी है। फ्रांसीन, जिसकी आंखें अभी तक लाल थीं क्योंकि उसे उसके भाई ने पढ़ाई में लापरवाही के लिए डांटा था, ये सुनकर बेहद खुश हो गई। मुझे पता था कि मेरा भाई मुझे अब भी चाहता है, चाहे मुझे डांटे ही क्यों न। अच्छा हुआ उसने बिल्डिंग दान कर दी। अब टीचर्स एग्जाम्स के दौरान मेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आएंगे। उसकी सहपाठी ने असहज होकर कहा, उसने वो बिल्डिंग तुम्हारे लिए दान नहीं की। फ्रांसीन ने हाथ हिलाकर कहा, मुझसे मजाक मत करो। और किसके लिए करेगा वो? सहपाठी ने गंभीरता से कहा, लेकिन मैं कसम खाती हूँ, वो तुम्हारे लिए नहीं थी। वो एक सीनियर ग्रेजुएट करिन के नाम पर थी। फ्रांसीन हैरान रह गई। करिन, वो न्यू कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। सहपाठी ने ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तुम्हें ये कैसे नहीं पता? और फिर समझाया, करिन तो यहाँ की लेजेंड है। उसने नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप किया था और आज तक कोई उसके स्कोर को पार नहीं कर पाया। सुना है कि उसने इस यूनिवर्सिटी में खुद अप्लाई भी नहीं किया था, बल्कि डीन खुद उसे बुलाने गए थे। हाँ, और हमारे सीनियर चेस्टर मैन्सफील्ड तो उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन 3 साल से पीछा करने के बावजूद भी उसका दिल नहीं जीत पाए। फ्रांसीन पहले गुस्से से जल उठी, लेकिन ये सुनकर तो जैसे उसकी दुनिया हिल गई। उसे तो हमेशा से सीनियर चेस्टर पर क्रश था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि उसे कोई और पसंद है। फ्रांसीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कोई और करिन होगी। उसकी सहपाठी ने फिर पूछा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भाई की 2 छोटी बहनें हैं। तो क्या करिन तुम्हारी बड़ी बहन है? लेकिन उसका सरनेम होल्डन क्यों नहीं है? फ्रांसीन ने घृणा से कहा, करिन मेरे भाई की बहन नहीं है। उसकी सहपाठी चकित रह गई। तो फिर वो कौन है? और उसने तुम्हारे भाई को कैसे मना लिया कि वो उसकी ग्रेजुएशन में फैमिली बनकर आए, वो भी उसके नाम पर एक बिल्डिंग दान करने तक? फ्रांसीन ने दांत पीसते हुए कहा, वो है। वो तो एक घटिया औरत है। फ्रांसीन किसी भी हालत में ये राज नहीं खोलना चाहती थी कि करिन उसके भाई की पत्नी है। वो सम्मान वो करिन को कभी देना नहीं चाहती थी।
उसकी सहपाठी असहज हो गई, समझ ही नहीं पाई कि फ्रांसीन करिन से इतनी नफरत क्यों करती है। खैर, जो भी हो, तुम्हारा परिवार तो बेहद अमीर है। ये सच में कमाल है कि तुम लोग बस यूं ही डोनेशन कर देते हो। होल्डन्स हमेशा लो प्रोफाइल रखते आए थे। स्कूल में सबको पता था कि फ्रांसीन एक अमीर परिवार से है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उसका परिवार होल्डन्स है, जो समाज के सबसे बड़े और खास परिवारों में से एक था। और ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसका भाई जेरेमी होल्डन्स का सबसे बड़ा बेटा है। फ्रांसीन ऐसे चापलूसी वाले शब्द सुनने के मूड में नहीं थी। उसने तुरंत पूछा, क्या मेरा भाई अभी भी स्कूल में है? शायद वो अभी डीन के ऑफिस में बिल्डिंग डोनेशन पर चर्चा कर रहे हैं। सहपाठी ने जवाब दिया। फ्रांसीन तुरंत उठी, क्लास से बाहर भागी और गुस्से में फ़ोन निकालकर रिचर्ड को कॉल किया। अरे, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे भाई मेरे पति को करिन से नफरत करवाओगे। कई दिन हो गए हैं, अब तक तुमने किया क्या है? रिचर्ड लाचार होकर बोला, सच कहूं तो मिसेस होल्डन, मैं कई दिन से कारेफ हाउस के बाहर इंतजार कर रहा हूं, लेकिन करिन मुझे वहां दिखी ही नहीं। जब तक मैं उसे देखूं ही नहीं, मैं कुछ कर भी कैसे सकता हूं? ये छोटी चालाक लड़की पिछले कुछ दिन कहाँ गई हुई थी? फ्रांसीन ने सोचा और समझ गई कि रिचर्ड ने करिन को इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसे असली सच नहीं पता था। करिन अपने परिवार के बजाय होल्डन्स के साथ रह रही थी, तो उसके पुराने घर के बाहर निगरानी करना बेकार था। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हें करिन का लोकेशन भेजती हूँ। आज ही का काम आज निपटा दो। रिचर्ड ये सुनकर खुश हो गया। अगर तुम मदद कर दो, तो और भी बढ़िया होगा। कॉल खत्म होते ही फ्रांसीन की आंखों में गहरी नफरत की झलक आ गई। करिन के होल्डन्स परिवार में शादी करने के बाद से न पैमेला और न जेरेमी उसे पहले जैसा दुलार देते थे, बल्कि अब तो वे अक्सर उसे नीचा दिखाते थे। और वैसे भी फ्रांसीन के सपनों की भाभी कोई गांव की सीधी सादी करिन नहीं थी, बल्कि रवेरस की बेटी थी जो शालीनता की मिसाल थी। वो फ्रांसीन के साथ हमेशा बहुत अच्छी भी रही थी। फ्रांसीन तो सिर्फ उसी की खातिर करिन को होल्डन्स से निकालने को तैयार थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डीन के ऑफिस में जेरेमी को दान की डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। सब बातें पूरी होने के बाद डीन ने खड़े होकर पूरे सम्मान से जेरेमी को बाहर तक छोड़ा। करिन शुरू से लेकर अंत तक जेरेमी के साथ ही रही। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सचमुच बिल्डिंग डोनेशन का गवाह बनेगी। डीन को अलविदा कहकर वो दोनों यूनिवर्सिटी के शांत कॉरिडोर में साथ साथ निकल आए। करिन ने जेरेमी की ओर चेहरा घुमाकर हल्का सा सिर उठाया और पूछा, आज आप यूनिवर्सिटी क्यों आए थे? जेरेमी आराम से चलते हुए उसकी ओर नज़र डालकर बोला, जब तुमने मुझसे पूछा था कि सोमवार को मैं फ्री हूं या नहीं, तो वो तुम्हारे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए ही था, सही? करिन ने हामी भरी। हाँ, तो तुमने उस वक्त ठीक से क्यों नहीं पूछा? मुझे लगा इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान करना ठीक नहीं होगा। जेरेमी ने हल्की सी सहमति जताई और बोला, मेरे लिए तो ये इवेंट वाकई समय बर्बाद करने जैसा है। करिन के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे पता था, जेरेमी ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन जिंदगी का एक अहम पल है। तुम अब भी मेरी पत्नी हो, कम से कम फिलहाल तक। तो तुम्हारी छोटी से छोटी ज़रूरत भी मुझे मंजूर है। करिन के होंठ फड़क गए। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप बस अपनी दौलत दिखाने के लिए एक बिल्डिंग दान कर दें। जेरेमी के पतले होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया? मैं तो बस इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि अपने देश की शिक्षा को सपोर्ट कर सकूं और समाज में योगदान दे सकूं। तुम तो बस एक सुविधाजनक बहाना थी। करिन ने आंखें घुमाईं और बोली, अच्छा, समझ गई। आप तो बड़े देशभक्त निकले, मिस्टर। अगर जेरेमी चाहता, तो वो बिल्डिंग बिना करिन के नाम के भी डोनेट कर सकता था। लेकिन डीन से तो ये भी तय हो चुका था कि उस पर करिन बिल्डिंग लिखा जाएगा। इतनी दिखावटी हरकत ने उसके लिए भविष्य में जेरेमी से अलग होना और मुश्किल बना दिया। अचानक करिन
किसी ने उसका नाम पुकारा।